स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा अब स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि वे गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास मुखवा में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बाद यह दौरा टल चुका है। अब प्रधानमंत्री मोदी 4 या 5 मार्च को उत्तराखंड आ सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां भी चल रही थीं और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मखुआ पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से प्रधानमंत्री का यह दौरा टल गया है। मौसम विभाग ने 27 फरवरी को बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि 1 महीने के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का ये दूसरा दौरा था और 28 जनवरी को प्रधानमंत्री 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने देहरादून आए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह पर वह शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास मुखवा आ रहे थे। ये दौरा उत्तराखंड टूरिज्म के लिए बेहद खास माना जा रहा था, क्योंकि उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के लिए देश भर से लाखों लोग शीतकालीन यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, प्रधानमंत्री का दौरा तो अभी टल चुका है, तो अब क्या खास देखा जा रहा है वहां पर? देखिए, मैं बात करूं उत्तराखंड में प्रधानमंत्री का दौरा था जो शीतकालीन यात्रा को लेकर काफी खास माना जा रहा था। और सबसे बड़ी बात ये, उत्तराखंड में ये दूसरा दौरा था और लोगों को बड़ी खुशी थी कि जिस तरीके से ये यात्रा को लेकर बढ़ावा देने के लिए जो था टूरिज्म, और सबसे बड़ी बात वहाँ के लोकल लोग, तो ये रहता है सबको कि अगर प्रधानमंत्री आएंगे तो रोजगार बढ़ेगा, प्रधानमंत्री आएंगे तो यात्रा बढ़ेगी, तो इसको लेकर काफी खुशी थी। और जो कि 6-7 को हो और वो उत्तरकाशी के मुखवा में उनका रात्रि प्रवास भी था। रात्रि प्रवास का मतलब ये था कि लोग वहां पे उनसे जुड़ते, वहां पे जनसभा होती, लोगों का ये हुजूम ये था कि काफी व्यवस्था कर रखी थी कि लोग वहां पे आएंगे। और लोगों को बहुत खुशी थी कि यात्रा को लेकर जो प्रवास था, उस सबसे बड़ी खुशी की ये थी। ये नहीं थी कि उत्तराखंड दौरे पे आ रहे हैं, ये थी कि यात्रा को लेकर जो प्रवास था उसके लिए वो बहुत उत्साह थे वहां के लोकल लोग, ग्रामीण लोग। तो उसको लेकर ये था कि यात्रा बढ़ेगी और उनको देखते हुए ये लगेगा कि हाँ यार, यात्रा में जो है काफी सहयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन मौसम जैसे मौसम की चेतावनी हुई वैसे उनका दौरा कैंसिल हुआ। अब हो सकता है वो 4 और 5 को जो है उत्तराखंड दौरे पे होंगे, मुखवा में रात्रि प्रवास करेंगे। जी सतीश, बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा टल चुका है और अब प्रस्तावित है कि प्रधानमंत्री मोदी अब मार्च में उत्तराखंड में शिरकत कर सकते हैं। आपको सीधा ले चलते हैं प्रयागराज, जहां पर सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं जनता को। सीधे वहीं की होता है तो उसके परिणाम ऐसे ही होते हैं जैसे प्रयागराज महाकुंभ के आज हम सबके सामने है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आस्था और आर्थिकी का एक नया आधार देकर के प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों ने साबित कर दिया कि थोड़ा भी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और उनको सही सपोर्ट हो तो परिणाम कुछ भी लाया जा सकता है। और वो परिणाम आज इस रूप में हम सबके सामने आया है। इसके लिए मैं प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अपने अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को और विभिन्न विभागों के सभी अधिकारियों को भी हृदय से मैं उनका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, शुरुआत में ही प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को प्रयागराज महाकुंभ के इसका शुभारंभ करने के लिए यहां की परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए आए थे। उससे पहले भी और उस दौरान भी उन्होंने बहुत सारा मार्गदर्शन दिया था।
भारत सरकार के सभी अधिकारीगण और सभी मंत्रालय इस आयोजन को उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्राण प्रण से जुटे थे। रेलवे है, सिविल एविएशन है, पैरामिलिट्री है, यानी हर विभाग ने अपने स्तर पर इस आयोजन में भरपूर सपोर्ट किया, सहयोग किया और इसमें आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हुए प्रयागराज की कायाकल्प को करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी जो योगदान किया, आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज सिटी एक आधुनिक सिटी और स्मार्ट सिटी के रूप में चमक रही है। मैं जब यहां पर आपका अभिनंदन कर रहा हूं तो मैं इसके लिए आज प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर बिना किसी संकोच के इस पूरे आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। मुझे मालूम है जिस सिटी में 20 से 25 लाख लोग रहते हैं, उस सिटी में अचानक 5 करोड़ 8 करोड़ लोग आ जाएंगे। देहरादून में 1 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अब शुभारंभ होने जा रहा है। वहीं बता दें मुख्यमंत्री यहां पर शिरकत करेंगे। इस योग दिवस में अब योग महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार उत्तराखंड को योग की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रतिष्ठित योग महोत्सव गंगा रिजॉर्ट ऋषिकेश में आयोजित होगा। इस आयोजन में देश विदेश के ख्याति प्राप्त योगाचार्य साधकों और प्रतिभागियों को विभिन्न योग आसनों और ध्यान विधियों का अभ्यास कराएंगे। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन विभिन्न सत्रों में योग प्रशिक्षण दिया जाएगा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी होंगी तथा आध्यात्मिक संतों के प्रवचन भी होंगे। ऋषिकेश न केवल योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक भी है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव से पूरी दुनिया को भारत की इस प्राचीन विधा का लाभ मिल सकेगा। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी लगातार बने हुए हैं। सतीश, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर क्या खास तैयारियां हैं? देखिए, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होने जा रहा है, जो एक महत्व होगा और लगातार उसको लेकर ऋषिकेश में पूरी तैयारियां हो रही हैं। लगातार जिस तरीके से वो जो उत्तराखंड है वो योग नगरी भी माना जाता है। उत्तराखंड ऋषिकेश जो है बहुत बड़ी योग नगरी है, वहाँ हर जगह योग का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। उत्तराखंड में ऋषिकेश में और हरिद्वार में योग को लेकर काफी जो हर आश्रम की बात करूं मैं, हर अखाड़ों की बात करूं, हर ये की बात करूं तो वहाँ पे जो है ऋषिकेश में योग चलता है और जगह जगह से देश विदेशों से लोग योग करने आते हैं, उत्तराखंड में योग सीखने आते हैं। तो उसी लेकर अब जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 1 तारीख को, तो पूर्ण लगभग सारी तैयारी हो चुकी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी वहां पे मुख्यमंत्री धामी योग दिवस में शिरकत करेंगे और बाबा रामदेव बड़े बड़े जो वो बाबा हैं वो सारे शिरकत करेंगे और जो है पूरे देश और विदेश को संदेश जाएगा कि उत्तराखंड में जो है योग दिवस मनाया जा रहा है। जी तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सतीश। महाशिवरात्रि के दिन अब महाकुंभ का समापन हो चुका है, वहीं जिसमें 65 करोड़ लोग शामिल हुए थे और एक विश्व रिकॉर्ड भी बन गया था। आपको बता दें कि इसी बीच 65 करोड़ लोगों ने जब आस्था की डुबकी लगाई, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने वहां डुबकी लगाने के साथ साथ आगामी 2027 में धर्म नगरी हरिद्वार में होने वाले अर्धकुंभ को लेकर भी अधिकारियों के साथ बैठक की। मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रयागराज जाकर उन्होंने वहां डुबकी लगाई है और वहां जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि आने वाले 2027 में हरिद्वार में भी कुंभ लगना है, इसलिए यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा गया है। अधिकारियों के साथ बैठक भी की और देश के तकरीबन 65 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है इस महाकुंभ में, जो कि अब एक रिकॉर्ड के तौर पर स्थापित हो चुका है और हरिद्वार में होने वाला अर्धकुंभ भी भव्य और दिव्य होगा।
देखिए, मैं प्रयागराज अपने तमाम जो मेरे कुंभ मेला क्षेत्र से संबंधित मेरे निकाय के अध्यक्षगण हैं, मेयरगण हैं, उनके साथ प्रयागराज गया था और वहाँ के मेलाधिकारी, वहाँ के मंडलायुक्त यानी कमिश्नर, अन्य अधिकारियों के साथ बैठना हुआ, उनके साथ बातचीत की है। आप जानते हैं कि 2027 में हरिद्वार में भी कुंभ लगना है। उसकी व्यवस्थाएं कैसे हों, कैसे हम लोग अच्छी व्यवस्था कर सकें, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक अच्छा कुंभ हम लोग आयोजित कर सकें, उसके लेके बैठक थी। और जिस प्रकार से वहाँ साफ सफाई से लेके और स्ट्रीट लाइट से लेके वहाँ के टॉयलेट्स, वहाँ के सड़कें, वहाँ के अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के काम और घाट और उस प्रकार की जितनी भी वहाँ व्यवस्थाएं थी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। बहुत ही मुकम्मल तरीके से वहाँ पे व्यवस्था की गई थी। ड्रोन के आधार पे जो वहाँ कैमरे लगे हैं, किस प्रकार से वो सारी सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो भी उन्होंने व्यवस्थाएं की हैं, उसके साथ बातचीत हुई है। एक हमने वहाँ पे प्रेजेंटेशन भी देखा है और एक-एक बारीकी से हमने बात की है, चूँकि हमारे अधिकारीगण भी मौजूद थे उत्तराखंड के। तो कोशिश ये है कि हम भी अच्छा उसमें कर सकें। फिर से हम चूँकि 2027 में कुंभ होना है, अभी से हम लोग उसकी तैयारी के लिए लगेंगे। पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती हुए लगभग 10 से ज़्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन डॉक्टर अभी भी उनकी बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे हैं। आपको बता दें कि चैंपियन के इलाज के नाम पर डॉक्टर के पैनल पर पैनल बनाए जा रहे हैं और टेस्ट के बाद रिपोर्ट भी निकाली जा रही है, लेकिन डॉक्टर किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। हरिद्वार के सीएमओ का कहना है कि सीएमएस और सर्जन से फाइनल रिपोर्ट मांगी गई है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आपको बता दें कि 15 फरवरी की रात को चैंपियन को लूज मोशन की शिकायत के बाद हरिद्वार के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 26 जनवरी को खानपुर विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पर फायरिंग करने के बाद 27 जनवरी से चैंपियन हरिद्वार के रोशनाबाद जेल में बंद है। हमारे संवाददाता रुपेश वालिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, क्या खास जानकारी है आपके पास? क्यों नहीं इनका पता लगाया जा रहा है? क्या बीमारी है इन्हें? देखिए, अभी जो यहाँ के जिला चिकित्सालय के चिकित्सक हैं वो इसी मामले में उलझे हुए हैं कि आखिर इन्हें बीमारी क्या है। एक इन्होंने प्राइवेट डॉक्टर यहाँ पर बुलवाए थे जिला चिकित्सालय में, तो उन्होंने यहाँ पर आके खुलासा किया कि इन्हें पाइल्स की प्रॉब्लम है। लेकिन चिकित्सकों का कहना यह है कि उन्होंने भी इनका परीक्षण किया है और उसमें पाइल्स की प्रॉब्लम निकलकर सामने नहीं आई है। तो क्योंकि पिछले काफी समय से जो चैंपियन है वो जिला अस्पताल में ही भर्ती है। हालांकि आज इनके मामले में सुनवाई भी होनी है, सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी। उसके बाद स्थिति पता चलेगी कि उन्हें जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। कि यदि उनकी रिमांड अवधि कोर्ट ने बढ़ा दी तो ऐसे में बड़ी मुश्किल जो चिकित्सालय है या जेल प्रशासन है उनके सामने बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि चैंपियन जिला अस्पताल से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। जबकि जो चिकित्सा कर्मी हैं उन्होंने बिल्कुल लेटर लिखकर बाकायदा पुलिस को भी और जेल प्रशासन को भी इस संबंध में अवगत करा दिया है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है कि आखिर चैंपियन जेल जाएंगे या जिला अस्पताल में भर्ती रहेंगे। जी रुपेश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। 2026 में होने वाले परिसीमन को लेकर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। वहीं पर विनोद चमोली भी अब बयानबाजी करते हुए पीछे नहीं नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आंदोलनकारी और वरिष्ठ भाजपा नेता धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली ने परिसीमन को लेकर कहा है कि पहाड़ के लिए मानक अलग और मैदान के लिए अलग होने चाहिए। उन्होंने तर्क देते हुए कहा है कि जनसंख्या के आधार पर जहां मानक तय हो तो वहीं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी यह मानक बनाए जाएं और इसका एक संकल्प विधानसभा से पारित कर केंद्र को भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड बेहद अलग है और नॉर्थ ईस्ट की तरह भौगोलिक रूप से मानक बने ताकि पहाड़ की सीटें न घटें। देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे जम्मू कश्मीर में है, अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में है, नॉर्थ इंडिया में, तो हमारे मानक पहाड़ों के लिए अलग होने चाहिए। जनसंख्या भी आधारित हो तो भौगोलिक स्थिति भी आधारित हो। तो इसके लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए और हमारा प्रयास होगा कि विधानसभा के माध्यम से एक संकल्प केंद्र को जाए कि उत्तराखंड को भी अन्य जो नॉर्थ स्टेट्स हैं उनके तरह ही जनसंख्या के मानकों में छूट मिले और भौगोलिक स्थिति को उसमें इंक्लूड किया जाए, उसमें सम्मिलित किया जाए, ताकि पहाड़ों की विधानसभाएं कम ना हो
और शहर में बढ़ती है तो बढ़े, उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन पहाड़ की विधानसभाओं को कम होने से बचाने का हमको प्रयास करना चाहिए। आपको बता दें कि देहरादून में होने वाले सहकारिता चुनाव अब स्थगित कर दिए गए हैं, जो कि हाई कोर्ट के ऑर्डर से स्थगित हुए हैं। सोमवार को देहरादून जिले में बहुउद्देशीय किसान सहकारी समितियों में प्रबंध कमेटी के डायरेक्टर पदों के लिए वोटिंग हुई थी। मंगलवार को सभापति चुने जाने थे। इस बीच हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण देहरादून ने निर्वाचन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है और पूर्व चेयरमैन जिला सहकारिता बैंक डॉक्टर के.एस. राणा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सरकार ना ही हाई कोर्ट की मान रही है, ना ही सहकारिता एक्ट को मान रही है और ना ही सरकार अपने पूर्व के आदेशों को मान रही है। सरकार ने पुराने सदस्यों को मताधिकार से वंचित कर दिया है और नए सदस्य बना दिए गए हैं, जिसके खिलाफ कोर्ट में याचिका डाली गई है और कोर्ट ने सरकार को पुराने पैटर्न पर चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंधेर नगरी हो रही है और सरकार की जो मर्जी हो रही है वो वही कर रही है। को समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना था। जो लोग संचालक मंडल में चुनकर आते हैं, 11 लोग, एक समिति में 11 लोग, वही आगे 25 तारीख को वोट देकर अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और साथ ही अन्य समितियों में जो हमारे प्रतिनिधि जाते हैं, उस समिति के प्रतिनिधि, उनका भी निर्वाचन होना था। लेकिन 24 तारीख के जैसे ही रिजल्ट आया, उसके बाद रात को 9-10 बजे करीब एक सूचना आती है, एक फैक्स आता है कि 25 तारीख का चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। कारण पूछा गया अधिकारियों से, बोला जी कारण हमें कोई जानकारी नहीं, भाई स्थगित हो गया है तो हो गया, कोई कारण नहीं। अब बताइए ये क्या लोकतंत्र है? कांग्रेस का क्या है? आपका क्या स्टैंड होगा? हमारा स्टैंड यही है कि हम आपके माध्यम से इस बात को जनता तक पहुंचाते हैं और देशवासियों तक पहुंचाते हैं, यहाँ के जो सहकारिता के लोग हैं उन तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं अपनी बात। ये मनमानी कब तक चलेगी? जिला अस्पताल में चिकित्सक के अनुपस्थित रहने पर और अव्यवस्थाओं को लेकर एक भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, जो कि अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद अस्पताल के नर्सिंग अधिकारी द्वारा कोतवाली पौड़ी में इसके विरुद्ध शिकायती पत्र दिया गया है। नर्सिंग अधिकारी शशांक ने बताया कि बीते शनिवार को एक युवक अपने परिजन को लेकर सुबह 8:30 बजे अस्पताल आया था और चिकित्सक जिनकी 24 घंटे की ड्यूटी थी वो शौचालय गए हुए थे और 8:40 तक मरीज को उपचार भी दिया गया। लेकिन युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर भ्रामकता फैलाई कि 1 घंटे तक कोई भी चिकित्सक उन्हें देखने तक नहीं आया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अस्पताल की छवि भी धूमिल कर रहा है। उन्होंने बताया कि इसकी सारी जानकारी सीसीटीवी कैमरे में कैद है। ऐसे में अस्पताल की छवि को धूमिल करने और उनकी छवि को धूमिल करने के लिए उन्होंने कोतवाली पौड़ी में एक शिकायत प्रार्थना पत्र दिया है और मांग उठाई है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए जो कि सोशल मीडिया पर लगातार भ्रामकता फैला रहे हैं। वहीं पौड़ी पुलिस ने बताया कि मामले का संज्ञान लेते हुए जांच की जा रही है और जांच के उपरांत उचित कार्यवाही की जाएगी। 4 मिनट के पश्चात वो पेशेंट जो है वो बाहर धूप सेकने के लिए बैठ गई, क्योंकि उनको अंदर ठंड लग रही थी। और इस दौरान मतलब 8:38 पे उस पेशेंट का ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है, जो कि हमारे वीडियो कैमरे एक्सेस में अवेलेबल है और वो एविडेंस के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। और इस तरह से अस्पताल की छवि को ख़राब करना और डॉक्टर्स और नर्सेस की छवि को ख़राब करना, ये मैं कहता हूँ बिल्कुल गैर जिम्मेदार हरकत है। उनको भी हमारा पक्ष एक बार सुनना चाहिए था। और इस तरीके से वीडियो वायरल करना और कंटेंट पे मज़े लेना, और मैंने उसमें देखा कि कई लोकल लोगों ने उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। जो इवन हमारे साथ सिस्टर वहाँ पे जो जिनकी वीडियो है वहाँ पे, वो सिस्टर भी काफ़ी परेशान थी। उन्होंने भी बोला कि भैया देखो कितनी गंदी गंदी बातें लिख रहे हैं लोग हमारे बारे में। तो इस तरीके से किसी फीमेल की छवि को ख़राब करना और हम लोगों की छवि को ख़राब करना वो कहीं तक भी उचित नहीं है। और इस संज्ञान में मैं चाहता हूं कि थाना प्रभारी जी भी इसका संज्ञान लें और इसमें जो भी उचित कार्रवाई हो वो करेंगे। देहरादून की पुलिस ने एक चोरी की घटना का पर्दाफाश करने और 2 चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि देहरादून पुलिस ने पूरे मामले में वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और दून पुलिस ने बसंत विहार क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का खुलासा किया है। पुलिस को आरोपियों के कब्जे से लगभग 19 लाख रुपए कीमत के आभूषण, अन्य कीमती सामान तथा नकदी बरामद हुई है। घटना का मास्टरमाइंड अभियुक्त नगर निगम में है और सफाई कर्मचारी के पद पर वो कार्यरत है। अभियुक्त द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया गया था। बसंत विहार क्षेत्र में पार्क की सफाई के दौरान अभियुक्त द्वारा वादी को परिवार के साथ घर से बाहर जाता देख चोरी की योजना बनाई गई थी।
पुलिस ने चोरों के खिलाफ अब मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। रुड़की में एक मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। आपको बता दें कि रुड़की में मंगलौर गंग नहर के पास चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। बीते दिनों को हुई अंकित हत्याकांड का मुख्य आरोपी बदमाश ने चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी, जबकि जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने गोली चलाई जो कि एक बदमाश के पैर में जा लगी। 10,000 के इनामी घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है और बदमाश के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बता दें कि बदमाश ने 19 फरवरी को मंगलौर क्षेत्र के अंकित की 4 लाख की सुपारी लेकर हत्या कर डाली थी। पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में एक अभियुक्त को पैर में गोली लगी है। घटनाक्रम ये है, तासीपुर पुल के पास मंगलौर की जो पुलिस थी वो चेकिंग कर रही थी, तो एक व्यक्ति बाइक में आया और पुलिस को देख के अंधाधुंध भागा और भागते भागते उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस ने भी उसका पीछा किया, जवाबी फायरिंग करी तो उसके पैर में गोली लगी जिसको अस्पताल में लाया गया। प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली, जो उसका आइडेंटिटी डिक्लेयर हुई वो ये है, वो ये रोहित नाम का व्यक्ति है जो कुरड़ी गांव का है। ये वो व्यक्ति है जो 4 दिन पहले मंगलौर थाना क्षेत्र में एक मर्डर हुआ था, उसका मेन अभियुक्त है, जिसमें 4 लोग ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। उसका मास्टरमाइंड है और इस पर ऑलरेडी 7 मुकदमे मंगलौर थाने और जनपद हरिद्वार में दर्ज हैं। अन्य स्टेट में इसके खिलाफ जो आपराधिक इतिहास है उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। विकासनगर में 2 वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि देश में वन्य जीव अंगों की अवैध तस्करी में लिप्त तस्करों की अवैध गतिविधियों की रोकथाम और धरपकड़ के लिए उत्तराखंड में पुलिस महानिदेशक दीपक सेठ ने एसटीएफ को कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर द्वारा अपनी टीमों को स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि वन्य जीवों की तस्करी में संलिप्त प्रत्येक तस्कर की कुंडली तैयार कर उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसी क्रम में उत्तराखंड एसटीएफ को वन्य जीव तस्करी की सूचना मिलने पर 25 तारीख को देहरादून के कालसी क्षेत्र से 2 वन्य जीव तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अदद भालू पित्त जिनका वजन 19 ग्राम और 8 ग्राम है, इसके साथ ही 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बरामद किए गए उक्त भालू पित्त को वन्य जीव जंतु संरक्षण अधिनियम की पहली अनुसूची में रखा गया है। इसका शिकार करना एक गंभीर अपराध है। पकड़े गए तस्करों के विरुद्ध थाना कालसी देहरादून में वाइल्ड लाइफ एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।